सियाचिन, जहां कदम कदम पर मौत सफेद रंग में पाई जाती है, जहां का टेम्परेचर -30 से -50 तक गिर जाता है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते बर्फानी तूफान इंसान को चंद लम्हों में फ्रीज कर देते हैं। तलवार की धार से ज्यादा तेज नोकीली बुलंदियां। ऐसे इंसान दुश्मन माहौल में कुछ जांबाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से टकरा गए। जहां सिर्फ इंसान नहीं, मौसम भी एक जानलेवा दुश्मन हो। ऐसे माहौल में उन जांबाजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, जिनके कारनामे आज भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जांबाजों की सच्ची दास्तान। Let's go. सियाचिन। प्राइम मिनिस्टर हाउस में नौकरी करते उसे अब 1 साल होने को आया था और उसकी शादी को 3 साल हो रहे थे जब अचानक उसे गैर मुल्की यात्रा का दौरा पड़ा। शायद उसके लाशऊर में चिंगारियां दबी ही रहती, लेकिन बुरा हो भारतीय प्राइम मिनिस्टर का जो उसे अपने गैर मुल्की दौरे पर लंदन ले गई। धन बहादुर ने उसका इंतखाब इसलिए किया था कि प्राइम मिनिस्टर को उसके हाथ का पका खाना बहुत पसंद था और गैर ममालिक में भी वो उमूमन एक आध बावर्ची जरूर रखा करती थी। लंदन पहुंचकर गुरजीत का दिल तो यही चाहा कि वो यहीं रह जाए, लेकिन बुरा हो सिक्योरिटी वालों का जो साए की तरह उससे चिमटे रहे। जब वो अपने एक दूर पार के रिश्तेदार से मिलने लंदन के इलाके ऑलगेट गया तो भी स्कॉटलैंड यार्ड वाले हिफाजत के लिए उसके साथ थे। बादल नखास्ता वो भारत वापस तो आ गया, लेकिन अपना दिल वहीं लंदन में छोड़ आया। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था कि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो बाहर चला जाए, लेकिन बज़ाहिर उसकी कोई सूरत दिखाई नहीं पड़ती थी। उस रोज भी वो यही ख्वाब लिए कनॉट प्लेस के उस होटल में बैठा हुआ था जब उसके सामने बैठे नौजवान ने 1-2 मरतबा अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखा। फिर वो अचानक उसकी तरफ आ गया। क्षमा कीजिए अगर मैं भूल नहीं रहा तो हम शायद कहीं पहले मिल चुके हैं, उसने बड़े मुहज्जब लहजे में अमेरिकन लहजे वाली अंग्रेजी में कहा। गुरजीत सिंह गो के उसकी तरह तो नहीं, अलबत्ता अंग्रेजी अच्छी तरह बोल सकता था। उसके लिए सबसे ज्यादा अहम बात यह थी कि उस नौजवान के बात करने का अंदाज उसके गैर मुल्की होने की चुगली खा रहा था और ये उसके काम का बंदा हो सकता था। उसने फौरन ही ये जान लिया कि जरूर वो उससे मिल चुका है। तशरीफ रखिए, गुरजीत ने मुहज्जब लहजे में उसे मुखातिब करते हुए अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने की दावत दी। मैं असल में होटल लाइन से ताल्लुक रखता हूँ, मुमकिन है हम पहले मिल चुके हों। नौजवान के बैठने पर उसने बहुत मुहज्जब लहजे में कहा। नौजवान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आप कहीं हांगकांग में भी रहे हैं? गुरजीत ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जी हाँ, आज से 3 साल पहले की बात है। नौजवान ने अचानक ही उसकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। ओ वेल, मेरा नाम प्रमोद है और आप शायद गुरजीत हैं। गुरजीत हैरानी और खुशी के मिले जुले तासुरात से उसकी तरफ देख रहा था। प्रमोद की आखिरी बात ने ये तो साबित कर दिया था कि वो गुरजीत को पहले से जानता है, लेकिन गुरजीत सिंह को अभी तक याद नहीं आ रहा था कि उसने प्रमोद को हांगकांग में कहाँ देखा था। बहरहाल उसने दिमाग पर ज्यादा जोर देना मुनासिब न जाना। उसे सैकड़ों लोग जिंदगी में मिले और चले गए, यकीनन प्रमोद भी उनमें से एक था। वो बोला, मैं होटल शेरटन में कुछ दिन ठहरा था। अगर मैं भूल नहीं रहा तो जरूर हम वहीं मिले थे। दरअसल मैं भी पंजाबी हूँ और इस हवाले से दुनिया में जहाँ कहीं कोई हम जबान मिल जाए मैं उससे फ्री हो जाता हूँ। प्रमोद इस तरह तयक्कुन और एतमाद से बात कर रहा था कि गुरजीत सिंह तो क्या, दुनिया का कोई भी शख्स अगर उससे न मिला होता तो जरूर उसकी बात को सच मान लेता। गुरजीत ने पूछा, अब आप कहाँ रहते हैं? उसने छुटते ही जवाब दिया, स्टेट्स। गुरजीत अभी तक इस्तफामिया नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। वो बोला, कैलिफोर्निया। बे एरिया में मेरे फादर की होटलों की एक चेन है, बस अपने ढाबे ही समझ लीजिए। साले गोरे पकोड़े और समोसे खाकर ही मस्त हो जाते हैं और हमने पकोड़े बेच बेच कर कैलिफोर्निया के 5 शहरों में 5 ढाबे बना लिए हैं। बेख्तियार गुरजीत के मुंह से निकला, वेल डन। प्रमोद ने गुरजीत के ऑर्डर पर मंगवाई कॉफी का घूंट हलक में उंडेलते हुए कहा, आजकल इधर आया हुआ हूँ, साला अपना कोई रिश्तेदार तो यहाँ रहा नहीं, बस मैं हूँ, चला आता हूँ कभी कभी। कुछ बिजनेस के मामलात थे, 3 साल के बाद आया हूँ। गुरजीत बोला, महाराज आप मुझे अपना बेहतरीन दोस्त पाएंगे। उसकी बत्ती सी बाहर निकल पड़ी। अंधे को जैसे 2 आंखें मिल गईं। प्रमोद उसे पहले से जानता था, अमेरिकन था। अमेरिका में उसके बाप के 3-4 भारतीय रेस्टोरेंट थे। उसने क्या लेना था? उसने दिल ही दिल में कहा, वाहे गुरु तेरी कृपा से लगता है मेरी सुनी ही गई। फिर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, मैं तो जिसे एक मर्तबा मिल लूं उसे भूलता नहीं। मुझे याद है वहाँ हांगकांग में भी तुमने मुझे खास तौर से दाल सब्जी बनाकर खिलाई थी।
यहाँ भी जाहिर है यही काम करते होगे। ओहो यार, मैं अपना तारुफ ही करवाए जा रहा हूँ। वैसे बाय द वे तुम करते क्या हो, कहाँ हो आजकल? प्रमोद ने उससे बेतकल्लुफी से पूछ ही लिया। गुरजीत ने जवाब दिया, मैं आजकल प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुक की जॉब कर रहा हूँ। प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाई, फिर तो डरना चाहिए हम जैसे छोटे लोगों को। जाहिर है अब तो प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे हाथ का खाना खाती होंगी। गुरजीत ने बदली से कहा, अरे नहीं महाराज, सच्ची बात तो यह है कि मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मुझे तो आज भी रह रह कर अपना वही हांगकांग वाला दौर याद आता है। प्रमोद ने बज़ाहिर हैरानी से पूछा, वाकई? गुरजीत ने मुख्तसर सा जवाब दिया, प्रमोद ने अचानक ही कहा, यकीन नहीं आता। खैर देखेंगे। अब ये बताओ कि अपने हाथों की पकी सब्जी दाल कब खिला रहे हो? गुरजीत बोला, आज ही, संडे है, मेरी ऑफ है, शाम को घर आइए ना। उसने जवाब में दावत ही दे डाली और प्रमोद ने यूं उसकी दावत कबूल की कि जैसे वो अमेरिका से भारत आया ही इसलिए था कि गुरजीत के हाथ की पकी हुई दाल सब्जी खाए। दोनों काफी देर इधर उधर की मारते रहे। इस दौरान प्रमोद ने गुरजीत को उसकी मर्जी के तमाम सब्ज बाग दिखा दिए। जब दोनों शाम गए अलग हुए तो गुरजीत को यकीन हो चला था कि अब दोनों की कोई ताकत उसे अमेरिका जाने से नहीं रोक सकती। उसने दिल ही दिल में अभी से रवानगी के लिए पेश आइंदा मुश्किलात पर गौर करना शुरू कर दिया और उनका मुमकिना हल भी सोच लिया। वो जानता था कि अगर उसके इरादे की भनक भी किसी के कान में पड़ गई तो इंटेलिजेंस वाले उसकी जान को आ जाएंगे। ये बात भी दरअसल उसे प्रमोद ने ही समझाई थी। उसने वादा किया कि अगले 2 माह के अंदर अंदर उसका वर्क परमिट मंगवाकर उसे चुपचाप अमेरिका रवाना कर देगा। उसने गुरजीत से कहा था कि उसे अभी भारत में 2.5-3 माह कयाम करना है, क्योंकि शिमले में उनका एक होटल और कोठी मौजूद है और वो उसे फरोख्त करने के बाद ही अमेरिका जाएगा। प्रमोद ने बड़ी राजदारी से उसे समझाते हुए कहा था, अपने इरादे की भनक भी किसी को न पड़ने देना। मैं तो कहता हूँ अभी भाभी से भी बात न करना, औरतें बात संभाल कर नहीं रखती। कहीं ये बात तुम्हारे घर से बाहर निकल गई तो साले सिक्योरिटी वाले तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, क्योंकि तुम एक अच्छे बावर्ची हो जिसे वो इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। गुरजीत ने प्रमोद की हाँ में हाँ मिलाई, बोला, आप बेफिक्र रहें वीर जी, जैसे आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। थोड़ी देर के बाद दोनों अलग हो गए। गुरजीत ने अमेरिका जाने के जोश में प्रमोद से ये तक नहीं पूछा था कि वो दिल्ली में रहता कहाँ है। अगले रोज एक अजियतनाक इंतजार के बाद प्रमोद ने उसे अपनी शक्ल दिखा ही दी। एन उन लम्हात में जब गुरजीत मायूस हो चला था, उसे प्रमोद अपने फ्लैट की तरफ आता दिखाई दिया। गुरजीत करीबन भागता हुआ उसके इस्तकबाल को पहुंचा। प्रमोद ने उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही बड़े जोर और गर्मजोशी से फतह बुलाई और उससे यूं बढ़कर बगलगीर हुआ जैसे दोनों जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ रहे हैं। प्रमोद ने कहा, क्षमा करना वीर जी, मुझे दरअसल किसी और ने नहीं, उस साले मोटर वाले ने करवाई है। उसकी गाड़ी होटल से निकलने के थोड़ी देर के बाद ही खराब हो गई और ठीक होने में 2 घंटे लग गए। जब भी मैंने उसे जाने के लिए कहा उसने मिन्नत समाजत करके मुझे रोक लिया। प्रमोद ने उसके कुछ कहने से पहले ही मैदान साफ कर लिया था। गुरजीत बोला, वीर जी कोई बात नहीं, मुझे इल्म है ये साले इंडिया के टैक्सी कार वाले होते ही ऐसे हैं। उसने घर में दाखिल होते हुए कहा था। घर पर गुरजीत ने प्रमोद का तारुफ पहले ही से अपने एक बेतकल्लुफ दोस्त की हैसियत से करवाया हुआ था। उसने अपनी बीवी को बताया था कि प्रमोद उसके साथ हांगकांग में काम किया करता था और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अब वो अमेरिका में रहता है जबकि गुरजीत यहाँ भारत में धक्के खा रहा है। उसने बतौर खास प्रमोद के लिए अपने हाथ से खाना तैयार किया था। प्रमोद की जबान में जाने क्या जादू था कि गुरजीत से ज्यादा अब गुरविंदर कौर उसकी गर्विदा हो रही थी। उसने अपनी चर्ब जबानी से गुरविंदर कौर को मुस्तकिल मुतवज्जे किए रखा। गुरजीत की बेटी बंटी तो उससे अलग ही नहीं होती थी। रात देर गए गुरजीत उसे अपनी मोटरसाइकिल पर होटल ताजमहल तक छोड़कर आया। फिर उसने उसे बताया कि वो यहाँ रहता है, अलबत्ता अपना कमरा नंबर नहीं बताया। बोला, यार मैं आजकल में यहाँ से चेकआउट कर जाऊंगा, साले ऊंची दुकान फीका पकवान, कोई और अच्छा होटल देख रहा हूँ। दोनों ने अगले रोज शाम गए कनॉट प्लेस के उस होटल में मिलने का वादा किया था जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। प्रमोद ने उसे कहा था कि वो आते समय अपना पासपोर्ट भी चुपके से ले आए, लेकिन अपनी बीवी को भी इस बात का पता न चलने थे और गुरजीत सिंह ने ऐसा ही किया। वो अपना पासपोर्ट साथ लेकर प्रमोद से मिलने चला गया। ये पासपोर्ट उसने जान से लगा कर रखा हुआ था। उसकी बीवी को भी इस बात की कानो कान खबर न होने पाई। इस मर्तबा प्रमोद उससे मिला तो उसने छुटते ही कहा कि अब वो शेरटन होटल में आ गया है। उसने अपना कमरा नंबर भी गुरजीत को बता दिया और अपना फोन नंबर भी दे दिया। गुरजीत के ना करने के बावजूद आज खाने का बिल प्रमोद ने अदा किया था। उसने दमे रुखसत गुरजीत को गर्मजोशी से अलविदा कहा और उसे बताया था कि अगले 3-4 रोज में वो गुरजीत को अच्छी खबर सुनाएगा। अगले 3 रोज गुरजीत ने इंतजार की सूली पर लटक कर बिताए। तीसरे रोज शाम को अचानक ही प्रमोद का फोन आ गया।
अभी तक गुरजीत ने उसे इसलिए फोन नहीं किया था कि प्रमोद ये ना सोचने लगे कि वो उससे सिर्फ अमेरिका के वीजे के लिए ही दोस्ती कर रहा है। प्रमोद ने उसका हाल चाल दरियाफ्त करने के बाद अगले रोज इतवार की छुट्टी की वजह से उसे दोपहर के बाद उसी जगह मिलने के लिए कहा था और उसके अलावा उसने फोन पर और कोई बात न की थी। वक्त मुकर्रा पर वो पहुंच गया। इस मर्तबा प्रमोद होटल के बाहर ही उसका मुंतजिर था। बोला, यार आज कहीं और चलते हैं, उसने बेतकल्लुफी से गुरजीत के कंधे दबाते हुए कहा था। गुरजीत ने मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ते हुए पूछा, कहाँ? प्रमोद ने कहा, कहीं भी चलो, इंडिया गेट की तरफ चलते हैं, हमें तो कभी कभी ये जगह देखने का मौका मिलता है, जाने अब जाकर फिर भारत वापस आना होगा भी या नहीं। दोनों गुरजीत की मोटरसाइकिल पर इंडिया गेट की तरफ चल दिए। इंडिया गेट पहुंचकर उन्होंने एक कदरे महफूज कुंज तलाश कर लिया और चाय का ऑर्डर देकर वहीं बैठ गए। प्रमोद ने उसकी बीवी और बंटी समेत खैरियत दरियाफ्त करने के बाद कहा, आजकल बड़ी सख्ती चल रही है, ऐसी बात नहीं कि तुम्हारा काम नहीं होगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी मौजूदगी में ही तुम्हारा काम मुकम्मल करवा जाऊं। तुम जब चाहो अगले 3 माह के दौरान अमेरिका आ जाओ। गुरजीत कुछ घबरा सा गया। बोला, क्या मतलब? मसला क्या है? प्रमोद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यार मसला कोई नहीं, अगर हम कानूनी तरीके से चले तो 1 से 3 माह का अरसा लगता है, लेकिन अगर तुम जरा हिम्मत करो तो अगले 1-1.5 माह में ही तुम्हारा वीजा लग जाएगा। गुरजीत की बेताबी देखी नहीं जाती थी। बोला, वो कैसे? मैं तैयार हूँ, तुम जो भी कहो मैं तैयार हूँ। प्रमोद ने कहा, देखो गुरजीत सैया, ये दुनिया मतलब की यार है, यहाँ का उसूल है इस हाथ दे और उस हाथ ले। मेरे बाप का एक मिलने वाला यहाँ अमेरिकन काउंसलेट में वीजा अफसर लगा हुआ है। मैंने उसे तुम्हारे मुतालिक बात की थी कि तुम्हारी बारी जरा जल्दी लगवा दे, क्योंकि बाकी तुम्हारी जरूरियात मैं पूरी कर दूंगा। आजकल मेरे फादर की तरफ से तुम्हारे लिए लेटर और गारंटी वगैरह भी आ जाएगी। वो साला किसी तरह मानता ही नहीं, लेकिन फिर अचानक ही उसने मुझसे काम कह दिया। उसका कहना है कि अगर तुम ये काम करते रहो तो वो अगले 3 माह के अंदर तुम्हारा वर्क परमिट भी बनवा देंगे। इस तरह तुम ग्रीन कार्ड के अहल होगे और अपनी बीवी और बच्ची समेत आसानी से अमेरिका जा सकोगे, जहां तुम्हारा ये भाई तुम्हारे लिए बाकी बंदोबस्त कर देगा। प्रमोद ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। गुरजीत सिंह ने बड़े इश्तियाक से पूछा, क्या काम है वो बोला, मुझे तो खुद समझ नहीं आती, लेकिन उसने बताया है कि जो भी मेहमान प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग पर आते हैं उनकी फहरिस्त तुम्हारे पास किचन में भी आती है कि उनके पसंदीदा खाने क्या हैं, ताकि उनकी मर्जी के मुताबिक खाने तैयार किए जा सकें। क्या ऐसा होता है? प्रमोद ने बज़ाहिर बड़े ही मासूमाना अंदाज से इस तरह ये बात पूछी थी जैसे वाकई उसे किसी बात से कुछ लेना देना नहीं। गुरजीत ने कहा, हाँ, जब कभी कोई खुसूसी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो कोई गैर मुल्की वफ्द आए तो ऐसा होता है। प्रमोद ने अचानक ही कह दिया, दरअसल मुझे तो यार समझ नहीं आई कि वो गोरा कह रहा था कि तुम सिर्फ ये करो कि ऐसे मेहमानों की फहरिस्त उन्हें पहुंचा दिया करो। गुरजीत के चेहरे पर एक लम्हे के लिए उलझन के आसार दिखाई पड़े, जिस पर प्रमोद फौरन मोहतात हो गया। उसने कहा, यार दरअसल इन साले सिफारतकारों को ये बड़ा शौक होता है कि जिस मुल्क में वो काम करें वहाँ के बड़े लोगों से अच्छी तरह आगाह रहें कि आज भारतीय प्राइम मिनिस्टर से कौन मिला है, कल कौन मिला था, वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है इस तरह ये ज्यादा बाखबर होकर अपनी हुकूमत के सामने अपने नंबर बनाते होंगे। ये कौन से साले मिलिट्री के कागज हैं जो तुमने चोरी करके पहुंचाने हैं? गुरजीत उसकी बात मान गया। बोला, हाँ यार, मुझे क्या भाई, मैं सारे नाम दे दिया करूंगा। प्रमोद को यकीन हो चला था कि उसका वास्ता वाकई किसी मुकम्मल गधे से पड़ा है, या फिर उसने गुरजीत को वाकई अच्छी तरह बेवकूफ बना लिया है। उसके बाद गुरजीत से हर तीसरे चौथे रोज उसकी मुलाकात होती और वो उसे भारतीय वजीर आजम के साथ मिलने वाले उन मेहमानों की फहरिस्त कागज पर लिख कर ला दिया करता था, जो फिर प्रमोद उस पर एहसान करते हुए अमरीकी गोरे को मुंतकिल कर देता। हर मुलाकात पर वो उसे ये जरूर बताता कि अमेरिकन उसके काम से बहुत खुश हैं। 1 माह तक ये सिलसिला जारी रहा। इस दौरान प्रमोद ने उसे अमेरिका से गुरजीत के लिए आने वाला स्पॉन्सरशिप लेटर भी दिखा दिया और उससे अमेरिकी वीजा फॉर्म भी पुर करवा लिए। उसकी तस्वीर हासिल कर ली और तमाम तफसीलात भी उससे मुताल्लिक जान ली। गुरजीत भी यही समझता था कि ये सब अमेरिकन वीजे के लिए दरकार मालूमात हैं और उसे यकीन था कि जल्द ही वो दिन आने वाला है जब वो अपने परिवार समेत अमेरिका में होगा। इस दौरान हर मुलाकात पर उसे प्रमोद ये जरूर समझाता रहा कि वो अभी हरगिज किसी को अपना हमराज न बनाए, क्योंकि उसे कभी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगी और वो एक ही सूरत में अमेरिका जा सकता है कि जब उसे अचानक यहाँ से फरार करवा दिया जाए। गुरजीत ने इस दौरान कभी अपने जमीर पर कोई बोझ महसूस नहीं किया था, क्योंकि उसने अपनी दानिश में अभी तक कोई गैर कानूनी काम किया ही नहीं था। प्राइम मिनिस्टर के मेहमानों की फहरिस्त किसी को देना उसके नजदीक कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था। उस रोज गुरजीत सिंह खासा गुस्से में दिखाई दे रहा था।
प्रमोद ने उसके सामने विस्की का पैग रखते हुए कहा, क्या बात है प्यारे, आज बड़े गर्म नजर आ रहे हो। दोनों उस वक्त प्रमोद के होटल वाले कमरे में बैठे हुए थे जहां उसने आज ताजा मेहमानों की फहरिस्त वसूल की थी। गुरजीत बोला, यार बात क्या, वो साला धन बहादुर। विस्की का घूंट हलक में उंडेलते हुए उसने हेड बावर्ची धन बहादुर को गालियों से नवाज दिया। प्रमोद ने दिलचस्पी का मुजाहिरा किया, क्या हुआ धन बहादुर को? वो खुद शराब नहीं पी रहा था क्योंकि उसने गुरजीत सिंह से कह रखा था कि अमेरिकी डॉक्टरों ने कम से कम 5 साल से उसे सख्ती से पाबंद किया है कि वो शराब को छूकर भी नहीं देखेगा, इस तरह उसकी जान भी जा सकती है। उसने अंग्रेजी जबान की किसी ऐसी बीमारी का नाम लिया था जिसका मतलब अगर गुरजीत सिंह डिक्शनरी में भी तलाश करने लगता तो शायद तलाश न कर पाता। गुरजीत बोला, साला 1 हफ्ते से टरखा रहा है। उधर गांव से बापू के 3 फोन आ चुके हैं। माँ बीमार है और बापू साला मुझे फोन पर गालियां देकर गांव आने के लिए कहता है। प्रमोद ने नया पैक तैयार करके गुरजीत की तरफ लुढ़काया, बोला, इसमें रुकावट क्या है, छुट्टी क्यों नहीं देता? गुरजीत ने पहले धन बहादुर को गालियों से नवाजा, फिर अचानक ही उसने लाशौरी तौर पर ही शायद वो फिक्रा कहा जिसने प्रमोद को चौंका दिया। बोला, साला सारी रात मुझे जगाए रखा जैसे मैंने हमला करना है पाकिस्तान पर। प्रमोद बोला, क्या मतलब पाकिस्तान पर हमला? मैं कुछ समझा नहीं। उसने हैरत अंगेज तौर पर अपने तासुरात छुपा लिए थे और अगला पैग भी तैयार कर लिया था। अब गुरजीत को वाकई चढ़ने लग गई थी। वो बोला, यार मुझे तो कुछ पता नहीं, वो क्या नाम है उसका, सियाचन, वो बर्फानी इलाका है, उस पर हमला करने की बातें साले सारी रात करते रहे और हमें सारी रात बेआराम किए रखा। गुरजीत अब खुल रहा था। प्रमोद ने फिर उसे छेड़ दिया, सियाचिन, अच्छा वो जो नॉर्थ में है बर्फानी इलाका, लेकिन वहाँ क्या ऐसा रखा है जिस पर ये लोग हमला करेंगे? गुरजीत अपनी रॉ में बोलता चला गया, मैं यार कौन सा वहाँ मौजूद था, हम तो दरमियान में ड्रिंक्स वगैरह लेकर जाते थे या फिर मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट उनके सामने रखा था, उस पर बातें कर रहे थे। वो कुछ कह रहे थे कि ये पागलपन होगा और कुछ कह रहे थे उन साले मुसल्लों को सबक सिखाना चाहिए, अभी उनका दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। उधर पंजाब में वो हेरा फेरी कर रहे हैं। उसकी जबान से निकला एक एक लफ्ज प्रमोद के जहन पर नक्श होता रहा। प्रमोद बोला, चलो यार जहन्नम में जाएं सब, तुम्हारा काम अगले 10-15 दिनों में बन जाएगा, मैं जाने से पहले तुम्हारे टिकट का बंदोबस्त कर जाऊंगा, बाकी जो भाड़ा करतार था। उसने सिखों के से अंदाज में कहा था। प्रमोद की ख्वाहिश थी कि अब जल्द से जल्द गुरजीत वहां से निकले और वो ये अहम खबर महफूज हाथों तक पहुंचाए। प्रमोद उसका गवर्नेम था और उसने कमाल फन का मुजाहिरा करते हुए भारतीय प्राइम मिनिस्टर हाउस के उस बावर्ची तक रसाई हासिल की थी। उसे गुरजीत का नाम और हांगकांग में उसके कुछ अरसा कयाम से मुताल्लिक बताया गया था। बस यही एक टिप उसके काम आ गई और उसने गुरजीत को कल्टीवेट कर लिया। उसने अपनी तरबियत का शानदार मुजाहिरा करते हुए गुरजीत सिंह को कट आउट बनाया था और बड़ी कामयाबी से वो अपने मुल्क को भारतीय प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली अहम मीटिंग्स के शुरका के नामों और तफसीलात से आगाह कर रहा था। रात देर गए गुरजीत की वापसी हुई। उसने प्रमोद को बताया था कि उसे परसों तक जरूर छुट्टी मिल जाएगी और वो 3 रोज के लिए गांव जा रहा है। अब 4-5 रोज के बाद मुलाकात होगी। प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तक तुम्हारा काम यकीनन बन चुका होगा। और वो गुरजीत को रुखसत करने के लिए होटल के बाहर तक आया। उसे एक टैक्सी पर सवार करवाने के बाद उसने बेचैनी से अपने कमरे में आकर फहरिस्त का जायजा लिया तो उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। शायद आज गुरजीत कुछ ज्यादा ही गुस्से में था क्योंकि वो अपने मामूल के खिलाफ आज मेहमानों की फहरिस्त की वो कॉपी उठा लाया था जो किचन में उनके पसंदीदा खानों के साथ आई थी, वरना तो वो उस फहरिस्त की नकल किसी कागज पर उतार कर लाया करता था। उस फहरिस्त में जो नाम दर्ज थे उनके ओहदे भी साथ लिखे हुए थे। जैसे जैसे वो नाम पढ़ता जा रहा था उसको अपने खून की गर्दिश तेज होने का एहसास हो रहा था। डायरेक्टर जनरल रॉ, GOC नॉर्दर्न कमांड, डिफेंस सेक्रेटरी, कमांडर इन चीफ भारतीय फौज, एक एक नाम उसके दिलो दिमाग में गूंज पैदा कर रहा था। उसके साथ ही नॉर्दर्न एरिया में भारत की तरफ से पाकिस्तान पर फौजकशी की बातें, उसका माथा ठनका। उसने अपने आप से सवाल किया, ओ माय गॉड, क्या भारतीय सियाचिन के बर्फीले मैदानों पर कब्जा करने वाले हैं? गुज़श्ता कुछ दिनों से वो भारतीय अखबारात में इस हवाले से कुछ मज़ामीन देख रहा था। तो ये बात है, उसने अपने आप से कहा, और दूसरे ही लम्हे वो होटल से बाहर था। Yeah.